CIA और मोसाद में खलबली है, क्योंकि जिस मकसद से ईरान पर हमला किया गया था वो तीनों ही मकसद पूरे नहीं हुए। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा AFP की इस खबर की तरफ, जो साफ तौर पर कहती है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स कम नहीं हुए हैं। याद कीजिएगा, ट्रंप ने कितनी बार कहा था कि इन हमलों में हमने ईरान के मिसाइल्स और मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद कर दिया है, मगर AFP की रिपोर्ट कह रही है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन ही आया है। नंबर 2, हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान की जकड़ मजबूत होती गई। और सबसे शॉकिंग खबर, मोसाद और CIA की निगाह से अमेरिकी और इस्राएली गुप्तचर एजेंसीज ने इसको पूरी तरह से फैक्टर इन नहीं किया था। सरल शब्दों में उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हॉर्मुज की खाड़ी पर, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उस पर ईरान इस कदर कब्जा कर लेगा, इन्हें अंदाजा ही नहीं था। और तीसरी बात, सत्ता परिवर्तन। जी हां, अमेरिका ने उम्मीद की थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद वहां सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, मगर मुश्तबा खामेनी जो हैं वो काबिज हो गए हैं, जो कि आयतुल्लाह अली खामेनी के बेटे हैं। नंबर 2, उनसे ज्यादा कट्टर हैं। यानी कि तीनों ही मोर्चों पर अमेरिका और इजराइल नाकाम हो गए। और ऐसे में क्या यह कहना सही होगा कि हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका और इस्राइल हार की तरफ बढ़ रहे हैं? एक एक करके तमाम खबरें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, मगर सबसे पहले AFP की एक खबर जो खलबली मचा रही है। सरल शब्दों में कहा जाए कि जिस मकसद से ईरान पर हमला किया जा रहा था और यह सोचा जा रहा था कि उनके मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर्स खत्म हो जाएंगे, वो पूरी तरह से गलत साबित हुई है। खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर? AFP के मुताबिक इस्राइल और पश्चिमी देशों के अनुमान के अनुसार एक हफ्ते की भारी एयर स्ट्राइक के बाद भी ईरान के मिसाइल लॉन्चर की संख्या लगभग पहले जैसी ही बनी हुई है। लेकिन छोटे और मोबाइल लॉन्चर्स को ढूंढना और नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है जब तक पूरे आसमान पर पूरी तरह नियंत्रण ना हो। इसके मायनों को समझिए दोस्तों। इस वक्त ईरान के पास मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। अब आप ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। और गौर फरमाइए रिपोर्ट क्या कहती है। पश्चिमी और इस्राएली आकलन के अनुसार लगातार एयर स्ट्राइक के बावजूद ईरान के सक्रिय मिसाइल लॉन्चर की संख्या ज्यादा कम नहीं हुई है। इस्राएल का दावा है कि उसने लगभग 60 से 70% लॉन्चर नष्ट या बर्बाद कर दिए हैं। युद्ध से पहले अनुमान था कि ईरान के पास लगभग 400 से 420 मिसाइल लॉन्चर थे। इन हमलों के बाद भी अनुमान है कि करीब 100 से 200 लॉन्चर अभी भी काम करने की स्थिति में है। ईरान ने फरवरी के अंत से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों ड्रोन लॉन्च किए हैं। हालांकि अब मिसाइल हमलों की गति पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने रणनीति बदलकर नंबर 1, मोबाइल लॉन्चर, अंडरग्राउंड टनल और बंकर, शूट एंड स्कूट रणनीति, यानी कि मिसाइल दागकर तुरंत जगह बदलना, इसका इस्तेमाल किया है, जिससे उन्हें ढूंढना और नष्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, जब आपकी यह रणनीति हो तो स्वाभाविक सी बात है कोई आपको कैसे हरा सकता है। लिहाजा हमें समझना पड़ेगा कि यह ईरानी रणनीति किस तरह से इस्राइल और अमेरिका के नाक में दम किए हुए है। आपके स्क्रीन पर इसका सैन्य महत्व। नंबर 1, मोबाइल मिसाइल सिस्टम को खत्म करना बहुत कठिन। मोबाइल लॉन्चर ट्रक के आकार के होते हैं और पहाड़, टनल या शहरों में छिप सकते हैं। जब तक किसी देश के पास पूरे क्षेत्र पर लगातार निगरानी और हवाई नियंत्रण ना हो, इन्हें पूरी तरह खत्म करना लगभग असंभव होता है। नंबर 2, ईरान की ताकत कमजोर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। अगर 60 से 70% लॉन्चर नष्ट हो गए हैं, तब भी बचे हुए 100 से 200 लॉन्चर पर्याप्त हैं, जो कि समय समय पर मिसाइल हमले जारी रहें। अमेरिकी बेस और इस्राइल को लगातार अलर्ट पर रखें, महत्वपूर्ण ठिकानों को खतरे में डालते रहें। अब यह जो आंकड़ा है कि हमने 60 से 70% मिसाइल्स और मिसाइल लॉन्चर बर्बाद कर दिए, यह आंकड़ा किसका है? यह आंकड़ा इस्राइल का है। कहने का अर्थ साफ है, जरूरी नहीं कि यह आंकड़ा सही हो, क्योंकि ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, और आज सुबह भी उसने हमले किए USS एब्राहम लिंकन पर। सेंटकॉम के मुताबिक उसका एक रिफ्यूलिंग विमान वो गिर गया है, जिसमें करीब 6 से 7 लोग सवार थे, उनकी मौत हो गई है। यानी कि अब भी ईरान हमला कर रहा है मिसाइल्स के जरिए
और इजराइल जो दावा कर रहा है कि हमने उनके 60 से 70% मिसाइल लॉन्चर बर्बाद कर दिए हैं, वो सरासर गलत है। और इससे क्या होता है दोस्तों, एयर डिफेंस पर दबाव बढ़ता है। कैसे? गौर फरमाएं। हर मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने के लिए अमेरिका और इस्राएल को महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। इससे यह एक लंबी थकावट वाली लड़ाई बनती है। कौन ज्यादा समय तक मिसाइल या इंटरसेप्टर बना सकता है? नंबर 4, अमेरिका और इस्राएल की रणनीति सीमित। जब तक मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते, बड़े एयरबेस, बंदरगाह, अमेरिकी सैन्य ठिकाने हमेशा खतरे में रहते हैं। इससे सेना की तैनाती और ऑपरेशन की योजना प्रभावित होती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये अमेरिका और इस्राएल को एक बहुत बड़ी सीख दे रही हैं। और वो सीख क्या है? गौर फरमाएं। अगर किसी देश के पास मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, टनल नेटवर्क और वितरित उत्पादन हो तो केवल एयर स्ट्राइक से उसकी मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से ईरान की मिसाइल क्षमता कमजोर जरूर हुई है, लेकिन वो अभी भी युद्ध के समीकरण को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त बची हुई है। और जैसा कि रॉयटर्स की खबर कह रही है कि आपने बेशक आयतुल्लाह अली खामेनी को मार दिया, मगर उनका नेतृत्व अभी भी बदस्तूर बना हुआ है। सत्ता परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि आज पिछले 12 घंटे में इत्तेफाकन 3 खबरें आ रही हैं और ये तीनों ही अमेरिका और इस्राएल की हार की तरफ इशारा कर रही हैं। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा रॉयटर्स की इस बड़ी खबर की तरफ, और यह खबर क्या कहती है, गौर फरमाएं। अमेरिका खुफिया एजेंसीज के अनुसार करीब 2 हफ्ते से लगातार चल रही अमेरिका और इस्राएल की भारी बमबारी के बावजूद ईरान के नेतृत्व व्यवस्था अभी भी काफी हद तक सुरक्षित है और जल्द गिरने का खतरा नहीं दिख रहा। यह जानकारी इस हमले से परिचित 3 सूत्रों ने दी है। सूत्रों के मुताबिक कई खुफिया रिपोर्टों में लगातार एक ही तरह का आकलन सामने आया है कि ईरानी शासन के गिरने का अभी कोई खतरा नहीं है और सरकार अभी भी ईरान की जनता पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। इन तीनों सोर्सेस को अमेरिकी खुफिया जानकारी पर बात करने के लिए गोपनीयता की शर्त पर बोलने की अनुमति दी गई थी। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक IRGC ने अमेरिका और इस्राएल पर 44वें हमले की घोषणा कर दी है। 44th wave of attacks against Israeli and US forces in the region। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इस तरह के जब हमले किए जा रहे हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल्स हैं। और यही बात तो अब्बास अरागची ने कही थी, यही बात अली लारीजानी ने कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि अभी हम शुरुआत अपने पुरानी मिसाइल से कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम अपनी नई मिसाइल्स निकालेंगे और जब वो नई मिसाइल्स मैदान में होंगी तो युद्ध की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। और इसका जवाब इनके पास नहीं है। और अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं CNN की इस खबर की तरफ। CNN की इस खबर के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हॉर्मूज की खाड़ी में ईरान इस कदर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेगा, और वो पकड़ इस कदर मजबूत होगी कि सभी खाड़ी देश, एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा छटपटा जाएगा। CNN की यह खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर? CNN के मुताबिक पेंटागन और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्लानर्स ने काफी कम आंका कि ईरान सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को प्रभावी रूप से बंद कर सकता है। युद्ध से पहले उनकी योजना यह मानकर बनाई गई थी कि ईरान धमकी देगा और थोड़ी छेड़छाड़ करेगा, लेकिन इतने बड़े स्तर पर रास्ता बंद करेगा, इसका अंदाजा नहीं था। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात CNN के मुताबिक, और इससे आपको पता चलेगा कि अमेरिका और इजराइल ये जंग बगैर प्लानिंग के लड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात को फैक्टर इन ही नहीं किया था कि अगर हॉर्मूज की खाड़ी बंद हो जाएगी तो इसका क्या असर होने वाला है। गौर फरमाइए, CNN के मुताबिक पूरे बंद होने की स्थिति के लिए ठोस योजना नहीं थी। कांग्रेस को दी गई गुप्त ब्रीफिंग में अधिकारियों ने माना कि उन्होंने उस स्थिति के लिए पूरी योजना नहीं बनाई थी जिसमें हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही हफ्तों तक रुक जाएगी। उनकी आंतरिक सोच थी कि स्ट्रेट बंद करना ईरान की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए
ईरान शायद ऐसा कदम ना उठाए। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट। और क्रिस राइट ने सीएनबीसी से क्या कहा उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने सीएनबीसी पर कहा, यह जल्द होगा लेकिन अभी नहीं हो सकता। हम अभी तैयार नहीं हैं। हमारी ज्यादातर सैन्य ताकत अभी ईरान की हमलावर क्षमताओं और उनके हथियार बनाने वाले इंडस्ट्री को नष्ट करने में लगी हुई है। सीएनएन के इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा, हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा, लेकिन अभी अमेरिका शॉर्ट टर्म पेन पर लॉन्ग टर्म गेन यानी थोड़े समय की मुश्किल सहकर लंबी अवधि का फायदा लेने की रणनीति पर चल रहा है। यानी कि अभी का नुकसान मगर दूर का फायदा। मगर आप जानते हैं दोस्तों, इसको लेकर कोई रणनीति नहीं है। जब आपने ये बुनियादी रणनीति नहीं बनाई, और आप समझिए दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यह युद्ध दो लोगों की जिद पर छेड़ दिया गया है, और वो लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। इन दोनों के स्वार्थ, इनकी नफरत और इनकी जिद के चलते यह युद्ध छेड़ा गया। क्योंकि जहां तक ईरान की बात है, ईरान अमेरिका की सभी शर्तों को मान रहा था। बावजूद इसके सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतारा गया। 160 छोटी छोटी बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया अमेरिका और इस्राइल ने, और अब भी उसके बारे में झूठ बोल रहा है। तो साफ है, जब आप अपनी जिद के चलते एक युद्ध शुरू करते हैं तो आपको उसका नुकसान होगा और आपकी प्लानिंग की कमी सामने उभर कर आएगी। आगे, यह पारंपरिक नाकाबंदी नहीं है। ईरान की यह पारंपरिक नाकाबंदी नहीं है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार यह क्लासिक नौसेना ब्लॉकेड नहीं है। कुछ ड्रोन हमलों, मिसाइल हमलों और माइन की घटनाओं के बाद बीमा कंपनियों ने जहाज को कवर देना बंद कर दिया है। इसलिए कई तेल टैंकर अब सुरक्षा के बिना वहां से गुजरने को तैयार नहीं है। कई विशेषज्ञों को लगा था कि 1980 के दशक की तरह टैंकर वॉर दोहराया जाएगा, जिसमें अमेरिकी नेवी तुरंत जहाजों को एस्कॉर्ट करती थी। लेकिन ईरान ने कम हमलों और बीमा जोखिम का इस्तेमाल करके लगभग वही असर पैदा कर दिया है, बिना बड़े पैमाने पर माइन यानी बारूदी सुरंग बिछाए। साफ तौर पर इससे स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका की तैयारी इस्राइल की तैयारी पूरी नहीं थी, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जब यह युद्ध खत्म होगा तो अमेरिका की साख दुनिया में लगभग खत्म हो गई होगी। अमेरिका दादागिरी कर पाएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अब मैं आपके सामने सरल अंदाज में बताने वाला हूं कि इस युद्ध के बाद इसके क्या सामरिक मायने होंगे, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले, रणनीतिक गलत आकलन। अमेरिका ने युद्ध में जाते जाते कहा था कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है, लेकिन सीएनएन की रिपोर्ट बताती है कि हॉर्मुज बंद होने जैसे सबसे स्पष्ट प्रतिक्रिया को ही कम आंका गया। दूसरा, सैन्य सीमाएं। अभी अमेरिकी नौसेना और वायुसेना का बड़ा हिस्सा ईरान की मिसाइल क्षमता, कमांड सेंटर, हथियार उद्योग पर हमले करने में लगा हुआ है। इसलिए वे अभी हॉर्मुज में तेल टैंकरों की लगातार सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, ऊर्जा संकट का खतरा। और आप जानते हैं संकट पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आने वाले दिनों में अगर यह युद्ध नहीं रुका तो एक आर्थिक तूफान आ सकता है। हॉर्मुज के बंद होने को कई विशेषज्ञ तेल बाजार के इतिहास के सबसे बड़े सप्लाई झटकों में से एक बता रहे हैं। इस कारण आईईए देशों ने लगभग 400 मिलियन बैरल आपात तेल भंडार जारी किया है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडार से 172 मिलियन बैरल निकालने की घोषणा की है। और जाहिर सी बात है, इसका असर अमेरिका की राजनीति पर भी पड़ेगा। कैसे, गौर फरमाएं। सीएनएन के अनुसार यहां एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। सार्वजनिक रूप से प्रशासन कह रहा है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है, लेकिन निजी ब्रीफिंग में उसने कांग्रेस को बताया कि हॉर्मुज के लंबे समय तक बंद रहने की स्थिति के लिए पूरी तैयारी नहीं थी। इससे आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया है कि युद्ध बहुत ज्यादा आशावादी धारणाओं पर शुरू किया गया था। यानी अमेरिका जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, और नतीजा आपके सामने दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं आपके सामने जो जानकारियां पेश करता हूं वो तथ्यों पर आधारित होती हैं, फैक्ट्स और फैक्ट्स के अलावा कुछ नहीं। और इसीलिए कार्यक्रम के बीचों बीच मैंने आपसे अपील की थी कि मेरे हाथों को मजबूत कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं आप तक लगातार ये खबरें पहुंचाना चाहता हूं जो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।